Good morning, students. I am Shailensh Chaurasia, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya Sangathan. Today, we are going to discuss a new chapter, that is the industries, from the book Geography, Class 8th, Social Science. Okay, students. इस क्लास में हमें डिस्कस करना है इंडस्ट्रीज के बारे में, देश की औद्योगिक इकाइयों के बारे में, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, ठीक है, और वास्तव में इंडस्ट्रीज होती क्या है, ठीक है, किस तरह की एक्टिविटीज के अंतर्गत ये आती हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था, एग्रीकल्चर के बारे में देखा था कि वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है, उसको हमने पढ़ा। देखिए सीक्वेंस वाइज चल रहा है सब कुछ, है ना। पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, अब हम बात करें सेकेंडरी एक्टिविटीज की। अब होती क्या है सेकेंडरी एक्टिविटीज, मतलब कि जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा है, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ज्यादा वैल्यू वाली गुड्स में, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इट चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स और मोर वैल्यू टू पीपल। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो पल्प है उससे हम पेपर में चेंज कर देते हैं और फिर पेपर को फिर हम नोटबुक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 स्टेजेस में काम आ रही है, ठीक है। तो 2 स्टेज में काम हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि पहले पेज बना, ठीक है, पेपर बना, उसके बाद पेपर से नोटबुक बनी, तो 2 लेवल पर उसमें वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक है। फिर क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब कि पहले धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर जो सिले हुए गारमेंट्स है वो बनते हैं, ठीक है, यानी कि फिनिश्ड गुड्स बनते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो सेक्टर है या इंडस्ट्रीज का या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो काम है वो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है, उन रॉ मटेरियल्स को तैयार मटेरियल्स में मतलब जो हमारे फिनिश गुड्स हैं उनमें तैयार करें उन्हें। तो अब हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, क्या मतलब इंडस्ट्री का, उद्योगों का। तो इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, कोल माइनिंग है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उससे जमीन में से। और इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज है, सबका अलग अलग रोल है, ये हमने जाना कि इंडस्ट्रीज क्या है, ठीक है। अब हम आगे बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने का आधार क्या हो, किस आधार पे इंडस्ट्रीज को हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करें, ठीक है। तो अलग अलग भागों में सबसे पहले आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल के आधार पे, उसके साइज आकार के आधार पे और ओनरशिप या मालिकाना हक के आधार पे हम इंडस्ट्रीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, आगे देखो क्या है। आगे हम पहले डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब रॉ मटेरियल क्या क्या है, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल हो सकते हैं, मिनरल बेस्ड हो सकते हैं, मरीन बेस्ड हो सकते हैं, यानी कि समुद्र पे आधारित है, कुछ हमारे कृषि क्षेत्र से आधारित है, खनिज संसाधनों पे आधारित है, फॉरेस्ट बेस्ड हैं, जंगलों पे आधारित कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो इनके आधार पे हम इन्हें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्या क्या इंडस्ट्रीज हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, खाना वाना बनाते हैं ना जिसमें, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, हम सभी जानते हैं, यूज करते हैं हम घरों में, कॉटन टेक्सटाइल्स हैं, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लेदर इंडस्ट्रीज हैं, जो चमड़े का उद्योग वगैरह है, अमूल प्रोडक्ट हम जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, अमूल की जितनी दूध वगैरह आता है, क्रीम है, पनीर है, ठीक है। लेदर इंडस्ट्रीज है, जूते वगैरह जिनसे बनते हैं, चप्पल वगैरह बनती है, ये सारे के सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं। मतलब कृषि आधारित। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी खनिज आधारित उद्योग, अलग अलग जो खनिज हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसे भी हम शामिल करते हैं। तो एक सर क्या, प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज द रॉ मटेरियल्स, यानी कि आयरन बनता है आयरन ओर से। उसी तरह से जो
अलग अलग ओर्स हैं उनको हम निकालते हैं और उनका यूज करते हैं। बॉक्साइट्स हैं जो एल्यूमिनियम में काम आता है, ठीक है। तो इसी तरह से उससे बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जैसे हेवी मशीनरी है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, रेलवे की कोचेस वगैरह, ये सारे के सारे इससे तैयार होते हैं। उसके हम बात करें मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि समुद्र से भी बहुत सारी कुछ चीजें हमें मिलती है ओशियन से रो मटेरियल के रूप में, उनका भी हम यूज करते हैं, है ना। तो उन पे बेस्ड भी बहुत सारे उद्योग हैं। तो इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जांपल्स। कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फिश ऑयल है जो हम इसमें से तैयार करते हैं, सी फूड वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जंगल से जो जो भी चीजें हमें मिलती हैं, है ना, उन सबके का यूज करके भी हम क्या करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ चीजें वो बनती हैं, जैसे कुछ पेपर्स हैं हमने पहले भी बात की, पल्प से पेपर हमने बनाया। इसके अलावा दवाई उद्योग है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, दवाइयाँ अलग अलग जो जड़ी बूटियां मिलती है जंगलों से, उन जड़ी बूटियों को यूज करके भी हम इसको बनाते हैं। इसके अलावा लकड़ियां जो मिलती हैं उनसे फर्नीचर, है ना, और बिल्डिंग बनाने में वो काम आती हैं। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब हम बात करें अगर की साइज क्या है इनकी, तो इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब 3 बेस पे हम इसकी साइज को देखेंगे कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितना पैसा लगाया जा रहा है इस इंडस्ट्री में, दूसरा कितने लोग इसमें काम पे लगे हुए हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, और इसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की मात्रा कितनी है। ठीक है। तो साइज के बेस पे इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई करते हैं स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जिसमें मतलब जो छोटे लेवल पे बनाई जाए वो स्मॉल स्केल, और जो बहुत बड़े लेवल पे काम करे वो क्या होंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होंगी। जैसे कोटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं, एक तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम शामिल करते हैं, जिनमें कि ज्यादातर जो काम है वो हाथों से किया जाता है, जो अपना कलाकारी वाला काम है वो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बास्केट वीविंग है, टोकरी वगैरह बनाते हैं, मटके वगैरह बनाते हैं, और अदर हैंडीक्राफ्ट्स का आइटम है। हम अलग अलग जाते हैं तो अलग अलग जगह के हम हैंडीक्राफ्ट्स का आइटम मिलते हैं, अच्छे सुंदर सुंदर। आप केरल में चल जाओ अलग मिलेंगे, आसाम में अलग मिल जाएंगे, राजस्थान में अलग अलग मिलेंगे, गुजरात में अलग मिलेंगे। तो हर जगह के अपने अपने कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है जो हाथ से बना रहे लोग घरों पे, उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में शामिल कर सकते हैं। अब कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है वो बहुत कम काम में आता है, कैपिटल बहुत इन्वेस्टमेंट कम होता है, टेक्नोलॉजी का उतना यूज नहीं होता जितना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अब कैसी है, जिसमें ज्यादा कैपिटल यूज हो, ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो, है ना। अब वो काम जिससे क्या हो, मशीनों से काम हो जाता है, जैसे सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना। लेकिन जो अदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, हेवी मशीन इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े टूल्स इक्विपमेंट्स बनते हैं, वो सारे क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में शामिल हो जाते हैं। तो आसानी से हम दोनों में अंतर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे ओनरशिप के बेस पे, तो ओनरशिप में क्या होगा, एक तो पब्लिक सेक्टर होगा, है ना, दूसरा ज्वाइंट सेक्टर होगा और कोऑपरेटिव सेक्टर होगा, ठीक है। गवर्नमेंट का इसमें पार्टिसिपेशन होता है पब्लिक सेक्टर में, जिससे स्टेट ओन जो होते हैं, है ना। ज्वाइंट सेक्टर होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होता है। कोऑपरेटिव यानी कि जो छोटे छोटे लेवल पे जो अपना का लोग मिलके एक साथ जो कोऑपरेशन की धारणा के अनुरूप जो काम करते हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर होगा। अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होगी, जिसमें सिर्फ पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा, कोई इंडिविजुअल होगा जो उसको ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है। हम बात करें यहाँ कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल होता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के नाम है। इसके अलावा हम देखें ज्वाइंट सेक्टर है, जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। हमने पहले बात की है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों इसमें काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल है। और कोऑपरेटिव सेक्टर जिसमें अलग अलग जैसे आनंद मिल्क है, सुधा डेयरी है ना, जो भी ऑपरेट और अदर जो कोऑपरेटिव वेंचर्स है वो सारे के सारे इसमें काम कर रहे हैं। तो इसके बिहाफ पे हमने इसको डिवाइड किया। ठीक। अब एक इम्पोर्टेंट चीज हमें बात करनी है कि जब भी कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है,
whenever an industry has been set up by the public sector or the any individual, it is based on some factors. Which industry is viable for a particular location? Okay, some of the factors are determined it. Okay, these are the factors: transportation facilities, the land, the power availability, raw material availability, cheap labor availability, required capital availability, and the market is the important thing. Okay, all of having equal importance. Okay, सबके सब बराबर इंपॉर्टेंट हैं, सब अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इंपॉर्टेंस को हम नकार नहीं सकते। अगर मार्केट नहीं होगा तो प्रोडक्ट मेरे को बेचेंगे कहाँ, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम उसको माल को तैयार कैसे करेंगे, पावर अपने आप में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उससे जितने भी अदर मटेरियल्स हैं उनको ड्रिवन करने का काम पावर सेक्टर करता है। लैंड जमीन किस तरह की जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन है कि तैयार माल होने के बाद में उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी है, वो भी जरूरी है। तो उन सबके लिए भी हमें किसकी जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की जरूरत है, लेबर जो कि उसमें काम करेगी, कैपिटल, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम, कि क्या है, हम किस चीज को इंडस्ट्रियल सिस्टम माने, ऐसा क्या है। ठीक है, तो एक सिंपल मीनिंग, वी हैव एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि हमने क्या किया, इनपुट डाला, वो प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद में हमें कुछ आउटपुट मिल गया उससे। ठीक है, जैसे कि तैयार माल हम बोलते हैं। देखिए इनपुट्स क्या क्या हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हैं, लेबर है, एंड कॉस्ट ऑफ लैंड है, ट्रांसपोर्ट्स हैं, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इनपुट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में। अब द प्रोसेसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे क्या प्रोसेसेस है। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, यानी कि जो तैयार माल है वो हमारा आउटपुट है, इससे हमें इनकम मिलती है, इसको बेच के हम पैसा प्राप्त करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। इसके इनपुट्स के रूप में कॉटन है, ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह ये सब है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग में क्या आएगा इसमें, जैसे गिनिंग है, स्पिनिंग है, वीविंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग, ये सारे के सारे इसकी प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। और हमारा आउटपुट क्या होगा, जो कि शर्ट जो हम पहनते हैं, जो भी पैंट है, ये अदर जो तैयार मटेरियल है वो तैयार हमें मिलता है, वो हमारे लिए क्या है, आउटपुट हो जाएगा। क्लियर है, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आया होगा हम किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करें यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स की। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या है भाई, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री को, कंपनी को लोकेट किया जा रहा है, जहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है ना, और वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, है ना, एक तरह की या अलग अलग तरह की, तो वो इंडस्ट्रियल रीजन कहलाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। भाई एक जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगेगी तो उनको बहुत सारे कंबाइंड फायदे भी होंगे, कंबाइंड बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, मार्केट होगा, बैंकिंग फैसिलिटीज होगी, फाइनेंशियल सेक्टर उसमें काम करेगा, पावर जनरेशन की इसमें आसानी रहेगी, रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा, लेबर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट अपने बनाए हुए, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने डेवलप की हुई है। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन वर्ल्ड में, मेजर मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से, जैसे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में, उसके बाद वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न यूरोप है, इसकी हम बात करें ईस्टर्न एशिया है ना, फिगर आगे है जो हमें दिया हुआ है, इसमें हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो रीजन्स है, कौन कौन से रीजन्स हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट्स पूरी दी हुई है और इंडस्ट्रियल रीजन्स दिए हुए हैं इस वर्ल्ड मैप में। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है हमारा यूएसए का, ये है यूरोपियन कंट्रीज हैं,
ठीक है, चाइना है, कुछ अदर कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी आपके वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट में शामिल है। अब इसमें इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं? यूएस हम देखते हैं तो ये वाला रीजन है हमारे पास इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में, ठीक है। गल्फ कोस्ट है यहाँ पे शामिल। इसके अलावा हम अलग अलग और इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में देखते हैं तो साउथ अमेरिका में ये रीजन हमें दिखाई देता है, इक्वेडर का एक रीजन हमें दिखाई देता है। इसके अलावा ब्राजील का कुछ एरिया है जो हमें दिखाई देता है यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो अफ्रीका का ये एरिया हमें दिखाई देता है, और इंडिया का स्पेशली ये एरिया है हमारे पास जो गंगा वाला मैदान है, ठीक है। जावा का ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बहुत एरिया जो हमें इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग जगह लोकेटेड है इंडस्ट्रियल एरिया। स्पेशली हम देखें अब अगर कि इंडिया में है, इंडिया में किस किस जगह पे इंडस्ट्रियल रीजन हमें दिखाई देता है, लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर में दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद वडोदरा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरी, विशाखापट्टनम गंटूर बेल्ट है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन है, और इसके अलावा कोलम और तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमें यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं कि यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रीजन क्यों बने हुए हैं, ठीक। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है हमारे सामने वो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज लगाने के बाद में कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सतर्कता है जो हम सभी को रखनी पड़ती है। अगर हम ये सतर्कताएं नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे डिजास्टर्स आने की, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, भोपाल ग्रेस ताजदी से रिलेटेड है, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है वो लीक हो गई थी, और लीक होने की वजह से कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और बहुत से ऐसे हैं जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, उनमें इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम यानी कि उनका इम्यून सिस्टम खराब हो गया है, तो ये सब गैस की वजह से क्रिएट हुआ। और लगभग 3598 पीपल्स वहां पे लोग मर गए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी थी जो हमारे लिए एक सबक है कि हम अगर इंडस्ट्रियल जो प्रिकॉशन है वो नहीं रखेंगे तो इस तरह की डिजास्टर, इस तरह की क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और इसीलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कुछ हमें इस हैजार्ड से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उनको हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे एक और इंसिडेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो कौन सा इंसिडेंस है, 23 अक्टूबर 2005 में एक जो गैस वेल था, ठीक है, वो अलग चाइना की गणना है, वहां में शॉन्गिंग्स में क्रिएट हुआ, उसकी वजह से 243 पीपल मर गए और 9000 लगभग इंजर्ड हो गए, ठीक है, और 64,000 को इवैक्यूएट होना पड़ा। अब इसकी वजह से बहुत सारी जो अलग लोग हैं जो उस सेक्टर में नहीं रहते, उनके ऊपर भी इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर होता है, ठीक है। वहां जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उससे आए जिसकी लंग्स जैसी बहुत सारी उनके रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम से वो क्रिएट हो गई, उनकी आंखें जल गई, ठीक है, लंग्स इफेक्टेड हुए उस आग की वजह से। तो ये बहुत ही जरूरी प्रिकॉशन है जो रखना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रिस्क रिडक्शन मेजर्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, हमें दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया है वहां पे कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं लगानी चाहिए, कभी भी इंडस्ट्रियल रीजन उसको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट होगा अगर कोई इंडस्ट्रियल हैजार्ड क्रिएट हो जाता है तो, ठीक है। इसके अलावा पीपल को जो वहां पे रहते हैं उन्हें भी अवेयर होना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है, ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए। इसके अलावा फायर वार्निंग सिस्टम्स बनाने जरूरी हैं, उनको इम्प्रूव करना है। अभी सूरत में एक जो बिल्डिंग थी उसमें आग लग गई थी और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी वजह से एक्सपायर हो गए, ठीक है, बहुत से कूद गए। तो इस वजह से हमको वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आग की वजह से, क्योंकि वहाँ का जो वार्निंग सिस्टम था, फायर वार्निंग सिस्टम, फाइटिंग सिस्टम, वो प्रॉपर नहीं था, उसको भी सही करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस भी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं हो, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी स्टोरेज कैपेसिटी उनके पास हो, क्योंकि ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हैजार्ड होने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा
पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इंडस्ट्री की वो भी इम्प्रूव होनी जरूरी है, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है ये पूरी तरह से डायरेक्टली पूरी सोसाइटी को, जो आसपास का एरिया है, कहीं दूर तक का एरिया भी है, वो उसकी कवर में आ जाता है और कई नुकसान उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था हम आगे शुरू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो पार्ट है वो शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।